अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मैं सरफराज आलम CIS यानी सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज पटना का फाउंडर मेंबर हूँ। मैं फाउंडर मेंबर होने की हैसियत से आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, हमारी हौसला अफजाई हुई। इस तरह के प्रोग्राम कम होते हैं, बड़ी मुश्किल से ये टॉपिक हमने चुना और इसको आप लोगों के सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने हमारी बात को समझा और इस नाजुक इस बड़े टॉपिक को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। तो इस प्रोग्राम के आगाज करने के लिए मैं इस मोहल्ले की मस्जिद के इमाम जनाब हाफिज जुल्फ़िकार साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ पोडियम पे आए और कुरान मजीद की चंद आयत की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज करें। जनाब जुल्फ़िकार साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى آمنت بالله صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कीमती वक्त में से हम लोगों के लिए चंद लम्हा निकाल करके हम लोगों को कुरान पाक की तिलावत सुनाया और इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो CIS यानी सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज, जिसके पहले से ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में चंद बातें मैं आपको बता दूंगा। CIS 2007 में कायम किया गया था और ये उस वक्त से अभी तक अल्लाह की राह में कुछ न कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला इसके काम को, इसके जिद्दोजहद को कबूल करे। CIS का जब ये कायम हुआ था तो इसका असल मकसद था कि आम लोगों को, यानी आम जो हमारे मोहल्ले में जिस तरह के लोग होते हैं, वहां तक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दावत को आम किया जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लोगों को बुलाया जाए। और ये तरीका जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का तरीका हो इसका, वो अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही हो। ये CIS का मोटो है, ये CIS का एम है, CIS का गोल है। इसके तहत ये लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस का काम करती आई है। कुरान सुन्नत को आम करना, कुरान की बातें, अहादीस की बातों को आम करना, आम लोगों तक पहुंचाना, इसका मकसद है। देखिए, दुनिया में जितनी भी तरह की सोसाइटी पाई जाती है, कैसे भी समाज हो, हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो हमारा मुआशरा, हमारा समाज, ये उम्मत मुस्लिमा भी आज इसी दौर से गुजर रहा है कि इसमें भी अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, और अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, खास बात यह है कि अगर अच्छों की अच्छाई हमारी उम्मत में, हमारे मुआशरे में जो अच्छे लोग हैं, अगर अच्छों की अच्छाई को आम न किया जाए तो फिर बुराई फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो CIS हमेशा से इस काम को करती आई है कि जो भी अच्छी बातें हो, कुरान और सुन्नत से उसको अक्स करके और मुआशरे में जो भी अच्छी बातें पाई जाती हो उसको आम करेगा। हमारे वालिद मोहतरम, उनका इंतकाल हो गया, जनाब आफ्ताब आलम साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पे रहम करे। उनसे मैंने एक बार बात सुनी थी, वो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी। उस वक्त शायद मुझे इतना डीप न समझ में आया हो, मगर फिर भी वो बात जो है मेरे जहन में घुस गई थी, वो मैं बात आप करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी भी चमन में, किसी भी बाग बागीचे में अगर कोई फूल खिलता है, किसी भी चमन में अगर कोई फूल खिलता है तो उसकी खुशबू से पूरा बाग मुअत्तर होना चाहिए। इसके अलावा उस बाग के इर्द गिर्द जो गलियां मोहल्ले हैं, वो गलियां, वो मोहल्ले भी उसकी खुशबू से मुअत्तर होना चाहिए। आसपास के रहने वाले लोग भी उससे सहजियाब होने चाहिए। जैसे कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह आल इमरान
सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, जिसकी तिलावत मैंने शुरू में किया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम आपसे मुखातिब हैं मुसलमानों से कि ऐ लोगों, ये उम्मत यानी तुम जो उम्मत हो ये लोगों के लिए उठाई गई है, लोगों के लिए पैदा की गई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत की लक़ब से नवाजा है। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए ही पैदा की गई है। तामरूना बिल मारूफ, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। तो एक तरफ जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खैरा उम्मत के लक़ब से नवाजता है, तो हमारे सर पे, हमारे कंधे पे जिम्मेदारी भी देता है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे चमन में भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मोहल्ले में भी कुछ फूल खिले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये करम है। हमारे बाग में भी कुछ फूल खिले हैं। उस फूल की खुशबू को आज हम फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे मोहल्ले में, जिनके अंदर भी कुछ टैलेंट पाया जा रहा है, जिनके अंदर भी कुछ खुसूसियात पाए जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि अपने इस टैलेंट को, अपने इस खुसूसियात को हर उस बच्चे तक, उस स्टूडेंट तक पहुंचाए, ताकि आम बच्चे इससे फैज़याब हो सके, इससे फायदा उठा सके। इसी के तहत ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। और हमारा इशारा जाहिर सी बात है कि आज के स्पीकर मोहम्मद ताहा यासीन की तरफ से, ताहा यासीन के बारे में बस मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ताहा यासीन के बारे में मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन दे करके, ताकि आप लोग दूर से अपने कीमती वक्त को दे करके यहाँ पे आए हैं और कुछ सुने। तो ताहा के बारे में मैं कुछ बता दूं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताहा ने बचपन से ही, शुरू से, स्कूल के शुरुआत से ही, नर्सरी हो चाहे 1 हो, स्टैंडर्ड 3, 5, थ्रू आउट द स्कूलिंग, इसने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। शायद उसको यहाँ पर बिखेरने का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ बड़े झंडे जो इसमें गाड़े हैं। चूंकि हम एज ए गार्जियन, मोहल्ले के गार्जियन, हमें फख्र महसूस होता है जब हमारे मोहल्ले के बच्चे इस तरह का बड़ा काम करते हैं। तो हम पे ये जिम्मेदारी भी है कुरान की आयत के मुताबिक कि हम इसको लोगों तक अमल करें। तो कुछ बड़ी बातें जो बड़े कारनामे, उसको मैं बता रहा हूँ आपके सामने। ताहा ने ISI B-Stack एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल किया। ये बड़ी बात है। और 2-4 और बातें मैं इसको बता दूं ताकि एक जहन बन जाए कि हम किसको सुन रहे हैं। तो ISI B-Stack एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एग्जाम हमारे देश में होता है, बहुत फेमस है, जिसको पहले हम लोग IIT-G के नाम से जानते थे। पहले उसी नाम से ये एग्जाम फेमस था, अभी ये G एडवांस, G मेन के नाम से फेमस हो गया है। इसी नाम से जाना जाता है, या यही नाम है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताहा ने G एडवांस और G मेंस क्वालिफाई किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला इस इल्म में और इजाफा करे। इसके अलावा इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो स्टूडेंट हैं 9, 10 के या 11, 12 के, उन लोग जानते होंगे इसको, बहुत ही फेमस एग्जाम्स होते हैं इसके 3 स्टेजेस IOQM, RMO और INMO, ये क्वालिफाई किया है। बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके अलावा SOF ओलंपियाड में टॉप रीजनल रैंक हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैंडर्ड 10 में स्कूल जब इसका एंड हो रहा था, स्टैंडर्ड 10 में इवेंट से पास होने के बाद 10 में इसने 98% मार्क हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा IISc बेंगलोर, जानते होंगे आप लोग, है ना, IISc बेंगलोर में एक जूनियर रिसर्चर की हैसियत से
जूनियर रिसर्चर के तौर पे प्रोमिस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है प्रोमिस के नाम का वहां पे, जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका के मातहत हुआ था और उसके अक्सर प्रोफेसर, जो टीचर जिसने इसको पढ़ाया और जिसने इसका साथ दिया उस प्रोग्राम में, वो अक्सर अमेरिकन ही थे। उसमें इसने काम किया है जूनियर रिसर्चर। अल्हम्दुलिल्लाह देश बहुत लंबा है, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, तो हम इसको शॉर्ट करके यही खत्म कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब और खूब दुआ है कि आगे भी ताहा यासीन और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे और कामयाबी अल्लाह ताला इनकी नसीब में लिख दे। आमीन। इन सब के अलावा इन सब के अलावा ताहा ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहता। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रात में CIS में ही बैठते हैं और कुछ कुरान वगैरह पढ़ते हैं, तो जब फ्री हुआ एग्जाम वगैरह दे करके तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग साथ बैठते हैं, तो इससे बात करके मुझे ये पता चला ये सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहता ये सब, बल्कि वो अपना एक्सपीरियंस जो इसने थ्रू आउट अपनी लाइफ में गेन किया है, ये शेयर करना चाहता है आप तमाम स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स गार्जियन के साथ, ताकि और भी बच्चे हमारे माशरे से बड़े बड़े एग्जाम, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन को क्रैक कर सके। आज के सेशन में हम आ रहे हैं टॉपिक में, वो जो बात करेगा वो जी और नीट, दो बड़े एग्जाम है हमारे देश के, जी और नीट के रास्तों कैसे वहां तक पहुंचा जाए, कैसे उसके दरवाजों को खोला जाए, कैसे उसको फतह किया जाए। दूसरे करियर ऑप्शन की, अच्छा बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि और भी कोई करियर होता भी है, बस आगे बढ़े इंजीनियरिंग मेडिकल और बस खत्म हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता और भी कोई ऑप्शन है क्या। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो भी हमें नहीं पता होता, उस पर भी आज बात करेगा। बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिशन होती है जो कि बहुत हाई लेवल की होती है, बट वो जी IIT जी या नीट के सिलेबस में उसका जो मेयार है काफी ऊंचा है। और सबसे इम्पोर्टेंट उन प्रॉब्लम्स के बारे में ये बातें करेगा जो अक्सर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, जैसे कंसंट्रेशन पे कैसे काबू किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए खुद को स्टडी के लिए, और अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। वक्त सिर्फ देना ही काफी नहीं है कि हम 4 घंटा बैठ गए, 5 घंटा बैठ गए, और एफिशिएंट अगर नहीं है तो 4 घंटा मेरा जाया जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के दौर में जब एजुकेशन महंगा से महंगा होता चला जा रहा है और इनएक्सेसिबल भी होता चला जा रहा है, तब आम स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट जिनके पास फरावानी नहीं है पैसों की, जिनके पास तंगी है, के लिए आज का ये प्रोग्राम खास एक उम्मीद की किरण, एक रास्ता दिखाने का तरीका है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब आए यहाँ से, जो भी फायदा उठाया वो घर जाए और इसको महज एक छोटा सा प्रोग्राम न समझे, बड़ी पहल है। इसका 2%, 5%, 10% भी आप ले करके जाए और इससे अपने आप को, अपने करियर को बुलंद करें। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, तमाम लोगों से, जोरदार तालियों के साथ हमारे आज की जनरेशन के होनहार बच्चा ताहा यासीन का वेलकम करें जोरदार तालियों के साथ। आपको नमाज का वक्त आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तामम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर हम सब जो इकट्ठा हुए हैं वो या तो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। अपने इस टॉक की, इस गुफ्तगू की शुरुआत हम स्टूडेंट को समझने से करना चाहेंगे। आप सब कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, तालिबे इल्म की तलब रखने वाला। तो आखिर आप
तालिब इल्म है भी या नहीं, पहले आप ये जांच लें, ताकि फिर हम आगे बता सकें कि एक बेहतर तालिब इल्म कैसे बनते हैं और उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। एक तालिब इल्म की कुछ खुसूसियात होती हैं। नाम से ही जाहिर होता है इल्म की तलब रखने वाला। तो आपसे खुद से पूछने के लिए पहला सवाल है कि क्या आपको इल्म की तलब है? क्या आप जानना चाहते हैं आपके आसपास जो होता है क्यों होता है, क्या सही है या गलत है? जिस चीज को लोग सही कहते हैं वो क्या सही है तो क्यों है? ये सवाल आपके अंदर उठता है। अगर उठता है तो आप तालिब इल्म होने के डेफिनेशन पे तो खड़े उतरते हैं। अक्सर स्टूडेंट के अच्छा होने और ना होने का सारा मयार मार्क्स पे डाल दिया जाता है और कहीं ना कहीं उसको नापने का एक आसान तरीका है। हम सब जब 100 लोगों की लिस्ट में छांटना चाहें कि कौन बेहतर है स्टूडेंट, तो सबसे आसान होता है कि एक टेस्ट लें और उनके मार्क्स को कंपेयर कर लें। पर आप अक्सर देखेंगे कि लाइफ में लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऐसे लोग जो मार्क्स तो बहुत हाई स्कोर करते थे, कभी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और इसका रीजन यही है कि सिर्फ मार्क्स नहीं हर पैरामीटर को शो कर सकता है, जिसमें से क्यूरियोसिटी भी एक है। जरूरी नहीं ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला शख्स एक बेहतर तालिब इल्म हो, उसको उतना शौक हो बस एग्जाम्स के लिए पढ़ता हो। दूसरी खुसूसियत जो एक तालिब इल्म में बेहद जरूरी है उसको तालिब इल्म बनाए रखने के लिए, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब हम लोग सोचते हैं तो अक्सर के दिमाग में एक जो महसूस होता है जबर, कि अगर जोर जबरदस्ती आप अपने आप पे प्रेशर डाल के कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करने का मन है, आप वो फिर भी कर रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है, तो उसको डिसिप्लिन समझा जाता है। जबकि ऐसा है नहीं। डिसिप्लिन एक बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप अपने लिए कुछ भी तय करते हैं, वो एक छोटी सी चीज हो सकती है। वो ये भी हो सकता है कि हम आज से नमाज पढ़ना शुरू करें। अक्सर ऑडियंस हमारी मुस्लिम है तो हम नमाज पढ़ने का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिम के लिए डिसिप्लिन बिल्ड करने का सबसे आसान रास्ता है नमाज कायम करना। अगर कोई स्टूडेंट नमाज कायम करता है तो वो दो चीज ऑटोमेटिकली एक उम्र पहुंचते पहुंचते मास्टर कर चुका होगा, वो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। उसको दिन को बांटने आता है, उसको अपने काम को समेटने आता है, क्योंकि वो दिन में हर रोज 5 बार अपने काम को समेटता है सही वक्त पे, ताकि वो नमाज के लिए जा सके। उसके बाद तीसरी चीज स्टूडेंट की खासियत इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऐसे सुनने में भारी सा लफ्ज महसूस होता है, लेकिन अगर उसका आम तर्जुमा करें तो ईमानदारी कह सकते हैं आप। एक स्टूडेंट में जो एक आम कहावत चलती है कि साम दाम दंड भेद से कुछ भी अचीव कर लेना, एक स्टूडेंट का तरीका नहीं होता। आप आगे जाके करियर में जब स्टूडेंट नहीं रहते और कुछ और बन जाते हैं, हो सकता है तब ये कहीं अप्लाई हो, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है कि वो अपनी ऑनेस्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे किसी भी चीज के लिए। चौथी चीज होती है ह्यूमिलिटी। आज हम यहाँ हैं और आप वहां हैं। कल आप में से कोई उठ के हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन में यहाँ आए, एक नई ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है कि जब हम कुछ सीखें तो वो आपको सिखाना चाहें, जब आप कुछ सीखें तो वो आप किसी और को सिखाना चाहें। और इस प्रोसेस में जरूरी है कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी हो। ह्यूमिलिटी का मतलब है कि आपके अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए कि अगर आप आज कुछ जानते हैं तो ये आपको किसी भी तरीके से खास बना देता है। आप अगर आज कुछ भी जानते हैं, अगर आपको कुछ भी करने की तौफीक मिली है, तो आप समझिए कि आपकी किस्मत है, आपको चुना गया है, आपको दुआओं का असर है, आपको आपके नेक अमाल का असर है। आपकी अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। और पांचवी चीज जो स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि हम सब जो सीखते हैं, एजुकेशन जो कहा जाता है, तो इस एजुकेशन का सबसे प्राइमरी मोटिव, हर चीज बाद में आप कामयाब हो जाते हैं अगर, तो उसका सबसे प्राइमरी मोटिव आपके दिमाग में यही होना चाहिए
कि हम लौटाएंगे कैसे, किस फॉर्मेट में हम सर्विस देंगे अपनी सोसाइटी को। क्या वो पढ़ाकर होगा, क्या वो पैसे के जरिए होगा, आउटरीच के जरिए होगा। तो जब भी आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को तय करें तो जरूरी है कि आप इस पॉइंट को भी दिमाग में रखें कि आप उस गोल के थ्रू सर्विस का कोई डायमेंशन, मतलब आप क्या उसके जरिए किसी भी तरीके से सोसाइटी को कुछ लौटाने का इरादा रखते हैं। क्योंकि अगर आप उस चीज से खाली हैं तो आप कुछ भी बन जाइए, कोई फायदा नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जबान में इससे उन्होंने कहा था कि एक इंसान, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर वो सिर्फ खुद के लिए जिंदा है तो अपनी कौम के लिए एक जिंदा लाश है, और ऐसे इंसान का कोई काम नहीं है। स्टूडेंट्स की डेफिनेशन को तो मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इससे रिलेटेड खुद से सवाल करें और समझें। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज क्लियर कर देते हैं कि आप में से कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आपके पास एक नोटपैड और पेन पहुंचा होगा, आप उस पर अपना सवाल नोट कर सकते हैं, और जहां पर भी एक पॉज आता है किसी सेंटेंस के कंप्लीशन में या फिर आखिर में भी अगर आप चाहें तो वो सवाल आप कर सकते हैं। तो अक्सर जब पढ़ाई की बात होती है तो सबसे पहली चीज जो ज़हन में आती है वो है किताब, कॉपी, कलम वगैरह। पर हम अपनी बात की शुरुआत इन सब से हट के सॉफ्ट स्किल्स से करना चाहते हैं। अगर आपके सामने कोई शख्स आता है तो आपको नहीं पता कि वो कितनी किताबें पढ़ के आया है, आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके पास कौन सी डिग्रियां हैं या वो कौन सा एग्जाम दिया है, लेकिन फिर भी आप कई बार ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था या बहुत काबिल था। आखिर किस बेसिस पर हम ये जज करते हैं? तो ये उस इंसान के सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे होता है, और ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने का सबसे सही वक्त जो है वो टीनेज ही होता है। तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? बात करने का तरीका, अपनी बात को आप कैसे रखते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना आता है। तो सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करिए, ये मेरा पहला सजेशन है आज का आपसे, कि ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके से बात करते हैं, क्या आप जो सोचते हैं वो बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, आपकी बात को कितने बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल से तो शुरू किया कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल करियर का कुछ हाईलाइट देना चाहेंगे। आई एम न्यू स्टूडेंट इन कॉलेज, और वहां पे जब सीनियर्स से और प्रोफेसर से बात होती है तो जो सबसे पहली चीज सारे लोग एम्फसाइज करते हैं, फिर चाहे वो जॉब के लिए हो, फर्दर स्टडीज के लिए हो या रिसर्च के लिए हो, जो एक चीज जो आपको सबसे आसानी से हाईलाइट कर देती है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है। और ये बात आप माशरे में अपने आसपास देखकर भी समझ सकते हैं। जो इंसान के बोलने का लहजा अच्छा होता है वो इंसान अक्सर जगह वेलकम होता है और लोग उसको पसंद करते हैं। तो एज स्टूडेंट्स आपसे पहला रिक्वेस्ट कि अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दीजिए और उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। इसके लिए आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप पार्टिसिपेट करें। आप जिस भी स्कूल में हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है कि आप बोल्ड बनिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे डिबेट्स में, एलोक्यूशंस में, रिपोर्ट राइटिंग में, एडिटोरियल्स में, स्कूल मैगजीन्स के। और जिन लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपने स्कूल में नहीं है तो वैसे लोग घर में ही अपने बड़ों से बात करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करते हैं। ये मेरे मुताबिक मेरे सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने का सबसे क्रूशियल पोर्शन है। हम जब भी कुछ सीख के आते हैं अपने घर पे, फिर चाहे वो CIS से हम कुरान क्लासेस अटेंड करके जाते हैं या हम कॉलेज से लेक्चर अटेंड करके आते हैं या फिर हम कभी स्कूल में जब हिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करके आते थे, तो हमें इस बात की आदत हो गई थी कि हम अपनी अम्मी से उस चीज को डिस्कस करते थे और उसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टोन में उनको समझाने की कोशिश करते थे।
साथ बैठ के, और उनका भी एक बहुत समझदारी वाला एक था कि अक्सर लोग जो होते हैं, अक्सर माँ या वालिदैन दोनों ही कह सकते हैं इस मामले में, कि अक्सर जो है वो बच्चे से ये पूछेंगे कि खाना खाया कि नहीं खाया, टिफिन कैसा था नहीं था, स्कूल में लड़ाई हुआ या सब कुछ ठीक था, उन सब बारे में बात होती है। पर सीखा क्या, आज स्कूल में क्या हुआ बताओ। हम ये कह सकते हैं कि हम बेहद खुशकिस्मत थे कि हम क्लास 1 से ही, जब भी हम स्कूल से आए, 1 घंटे का मेरा सेशन होता था मम्मी के साथ, वो ड्रेस बदलते हुए और खाना खाते हुए कंटिन्यूअसली, जिसमें हम उनको पूरा दिन अपना रिसाइड करते थे कि आज इस क्लास में ये हुआ, उस क्लास में ये हुआ, हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया, पूरी कहानी उनको सुना रहे लाइफ के मुगल्स की और अशोका की। और इससे कहीं ना कहीं एक बोलने का तरीका आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, एक बोल्डनेस पैदा हो जाएगी। दिक्कत ये है कि अक्सर काम की बातों पे बात ही नहीं करते, हम सब गुफ्तगू बहुत करते हैं, लेकिन टॉपिक्स के ऊपर बात करने की हमारी आदत नहीं होती है। और यही वजह है कि जब अचानक से कहीं बात करने के लिए कह दिया जाता है, तो सब जानने के बावजूद हम बोल नहीं पाते। तो ये हमारा आप सबसे एक सजेशन है और एक दरखास्त है कि आप बात कीजिए आपस में भी, और जहां मौका मिल सके स्टेज पर से भी, ताकि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकें। अब प्योर एकेडमिक्स की तरफ चलते हैं। प्योर एकेडमिक्स से मेरा मतलब है अगेन कॉपी किताब। तो हम सब स्कूल में जाते हैं तो पहले हम वेरीफाई करते हैं एक बार कि स्कूल का टॉपर लाइफ में टॉपर रहेगा, कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आप आज नहीं हैं, बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, और अगर आप आज हैं तो जरूर फिक्र कीजिए कि आप कल रहेंगे या नहीं। अगर आप टॉप पोजीशन पे हैं तो एक डर आपके अंदर मेंटेन रहना चाहिए कि आप क्या हमेशा यहाँ रहेंगे, और आप रह सकते हैं वैसे। तो जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे स्कूल के एकेडमिक्स हो जाते हैं, प्योर एकेडमिक्स, क्लासेस, टेस्ट्स, एग्जाम्स। एक सिंपल सा सजेशन यहाँ पे हम दे सकते हैं, बस टेक इट सीरियसली। बहुत सारे समझदार लोग होते हैं जिन्हें वो बहुत आसान लगता है तो वो क्लास पर ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आपको एक सब्जेक्ट पसंद और एक ना पसंद, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप उस चीज को सीरियसली लें, क्योंकि आप जब आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि भले ही आप मैथमेटिक्स में दुनिया के सबसे बड़े जीनियस हो, अगर आपको इंग्लिश में 2 लाइन अच्छे से बोलनी नहीं आती है तो आप कहीं नहीं जा सकते। और भले ही आपकी इंग्लिश कितनी ही अच्छी हो, अगर आप बेसिक साइंस और मैथ्स की बातें नहीं समझते हैं तो आपका कहीं भी मजाक बन जाएगा। तो अगर आपको स्कूल में कुछ ना भी पसंद आ रहा हो तो उसको सीरियसली लीजिए और उसके ऊपर ध्यान हमेशा देते रहिए। एक बहुत कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और जब आप एंड में मुड़ के देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या ही बहुत आसान था, निकल गया बस निकल गया। उस वक्त में लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। घूमने फिरने का सबसे अच्छा एज होता है, दोस्त बनाने का सबसे अच्छा एज होता है, खेलने का सबसे अच्छा एज होता है, वो सब कीजिए, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा ही अपने क्लासरूम, अपने सब्जेक्ट्स, अपने एग्जाम्स को दीजिए। उसके बाद एकेडमिक्स का ही एक दूसरा स्टेज, जब आप क्लास में अटेंटिव बन गए, सिंसियर हो गए, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप टॉपर, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा करते हैं उसमें आप 100 में 100 लाइए, जो नहीं पसंद है उसमें आप 85-90 लाइए, चलेगा। लेकिन एक बार जब आप स्टेज को अचीव कर लेते हैं तब आप उस पर रुकिए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर स्कूल में, हर स्कूल में 10 क्लास होती है, 1 से लेकर 10 तक मान सकता हूँ, सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन में कोई टॉपर होता है, इस तरीके के मार्क्स लोग स्कोर करते हैं, लेकिन अक्सरियत उनमें स्टैग्नेट कर जाती है, इतना करके यहीं पर रुक जाती है। तो जो लोग इतना कर चुके हैं या इतना जब आप कर लेंगे तब आप आगे बढ़े ओलंपियाड्स की तरफ। अब पहली चीज ओलंपियाड्स होते हैं क्या, आप अपने स्कूल के टॉपर, आपके अपने छोटे से इलाके में 4 स्कूल होंगे, हर स्कूल में एक टॉपर होगा, आपके शहर में और कई 100 स्कूल होंगे, उनमें से कई स्कूल बहुत बड़े होंगे, आपके पूरे मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा स्कूल हैं। तो आप जब ओलंपियाड्स में बैठते हैं, ओलंपियाड्स के रजिस्टर करते हैं, तो पहली चीज तो होती है कि आपको एक्सपोजर मिलता है और आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। अक्सर हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि हम तो एक क्लास टॉपर हैं। जब आप ऐसे ओलंपियाड्स में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जैसे कितने क्लास टॉपर भरे हुए हैं और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है।
हजारों में रैंक्स जाती है उनकी, क्योंकि सारी क्लास टॉपर होते हैं वहां। जब आप ऐसे ओलंपियाड्स को देते हैं तो आपको ये एज पे मेंटेन रखता है, मजबूर करता है कि आप और मेहनत कीजिए। दूसरा ये ओलंपियाड्स जो है स्कूल के करिकुलम से थोड़ा हटके होते हैं, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? अब तक किसी का कोई सवाल नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि अगर हम आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना सिखाते हैं और फिर कहा ये तीसरा पॉइंट है, उस पे जाओ, तो आप अपने पहले से दूसरे पॉइंट पे जाने में जो सीखा उसका इस्तेमाल करें, दूसरे से तीसरे पे खुद चले जाए। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। आपको सोचने आना चाहिए, आपको टैकल करने आना चाहिए नई प्रॉब्लम्स को। स्कूल के करिकुलम में प्रॉब्लम ये है, आपको क्लास में जो पढ़ाया जाता है, किताब में वही बनवाया जाता है, एग्जाम में वही पूछा जाता है, तो उसको बनाने में कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम्स में फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता है, बहुत ज्यादा ओपन होती है चीजें, और तब आपको बहुत कुछ सीख के जाते हैं जो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको वही एट द स्पॉट एग्जाम हॉल में सोचना होगा, कोई तरीका ढूंढना होगा, कोई फॉर्मूला बनाना होगा, कोई थ्योरी को दूसरी थ्योरी के साथ रिलेट करना होगा और वही जवाब देना होगा। और यही आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि अगर आप कभी अपने बड़ों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे तो जितना भी फील्ड है ना दुनिया में, हर फील्ड में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो उस फील्ड को सीख के उसको प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरा जो उस फील्ड को लीड करते हैं और इनोवेट करते हैं। इसको समझाने की अगर हम कोशिश करें तो ऐसे समझिए कि इंजीनियर्स और मैकेनिक्स में क्या फर्क होता है। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो किसी बड़ी कंपनी में इंजन डिजाइन करता है, आखिर उसको क्या खास बनाता है एक ऑटो मैकेनिक से जो कि किसी गैराज में आपकी गाड़ी को तुरंत ठीक कर देता है? इंजीनियर शायद ना कर पाता, लेकिन इंजीनियर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आज आपके पास एक इंजन है, उस इंजन की कुछ कैपेसिटी है, उसका कुछ माइलेज है, उसकी कोई टॉप स्पीड है, मैकेनिक उसको बदल नहीं सकता। आप मैकेनिक को बोलिएगा कि ये भाई 40 किलोमीटर पर लीटर चलता है, इसको आप 100 तक पहुंचाइए कुछ करके, मैकेनिक बोलेगा हो ही नहीं सकता, यही इंजन आता है कंपनी से। आखिर कोई तो होगा जो उसको पहली बार बनाएगा। इंसान जब बैलगाड़ी से चलता था, कोई तो था जो कार बनाया, फिर उस कार को कोई अपग्रेड करता गया। ये वो लोग नहीं होते हैं जिनको पता होता है कि कैसे किया जाता है, ये वो लोग होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कैसे किया जाता है। आप जिन किताबों को पढ़ते हैं कोई उनको लिखता है पहली बार सोच के, और जब आप इस बात को सोचेंगे बैठ करके कि हमको ये बात समझ नहीं आ रही। दुनिया में एक वक्त था जब ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी और कोई इंसान बैठे बैठे खोजा है। इंसान बिल्कुल आपके जैसा 2 हाथ 2 पैर वाला एक इंसान, आपको वहां तक जाने का सोचना। जब तक आप कुछ नया करने की ख्वाहिश नहीं रखते तब तक आप एक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, और एक प्रैक्टिशनर हमेशा एक लेवल तक ही एक्सेल कर सकेगा, उससे ज्यादा नहीं। लोग एआई वगैरह की बात करते हैं आजकल, अगर उसमें करना चाहे एआई से सिर्फ वही करते हैं जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग कुछ सीखे हुए हैं और उसी काम को दोहरा के अपनी जिंदगी चला रहे हैं। तो अगर हम मशीन को वो काम दोहराना सिखा दे तो उनकी जिंदगी खत्म। लेकिन अगर हम नई चीजें बनाते हैं, अगर हम तय करते हैं कि क्या दोहराया जाएगा, अगर हम मशीन को भी सिखाते हैं तो हमें कोई नहीं हटा सकता, और इंसान को इंसान यही चीज बनाती है। अब हम अभी जिक्र किया था ओलंपियाड्स का, तो आप लोग नोट कर सकते हैं कॉमन ओलंपियाड्स जो आप ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं और स्कूल्स में पूछ सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इन ओलंपियाड्स को हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाइए। एसओएस कॉमन है, अक्सर जगह होता है, साइंस ओलंपियाड कॉम्पिटिशन, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, जीके, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ग्रीन ओलंपियाड्स होते हैं। मैकमिलन एक संस्था है ऑस्ट्रेलिया की जो इंडिया में ओलंपियाड्स कराती है। यूएनएसडब्ल्यू ग्लोबल है जो इस तरीके के ओलंपियाड्स कराती है। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स दे रहे हैं ये सारे नॉर्मल ओलंपियाड्स हैं शुरुआत करने के लिए, ये भी इख्तिमाम नहीं है। यहाँ से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होना शुरू होगी। ये ना सोचे कि आप एसओएफ निकाल दिया या इसमें नेशनल टॉपर में बन गए
तो आप कोई इनोवेटर हो गए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत लाजवाब हो। ये शुरुआत है बच्चों को एनकरेज करने के लिए। जब आप ये भी कर लेंगे तब एक एक्सेलेंस वाली चीज आती है, गवर्नमेंट ओलंपियाड्स। यहाँ पे कितने लोग ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं? हाँ, आगे बता सकते हैं कितने लोग ओलंपिक्स खेल होता है? ठीक है, अगर कोई नहीं जानता तो बता देते हैं। ओलंपिक्स जो है दुनिया के सारे देश मिलकर एक फेडरेशन बनता है। हर देश अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजते हैं बहुत सारे खेलों के लिए। तो स्पोर्ट्समैन में सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन उसे माना जाता है, ओलंपिक मेडलिस्ट होता है। इसी तरह पढ़ाई में भी ओलंपिक्स होता है। अफसोस है कि हम लोगों को उस बारे में कुछ पता नहीं है, और क्वाइट लिटरली ओलंपिक्स होता है। हर साल एक देश में उसका हेडक्वार्टर्स तय होता है, हर देश से अपनी टीम भेजी जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की 6 लोगों की अक्सर, और वहां देश में कंपटीशन होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक संस्था तय किया हुआ है, HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंटिफिक एजुकेशन, बॉम्बे, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आता है। ये एग्जाम्स कंडक्ट कराता है आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। NSEC, NSEP, NSEA और IOQM। तो ये आपको जो हम बोला, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, इनका फर्स्ट लेवल होता है। फिर इनके बाद जब आप इनको क्वालिफाई कर जाएंगे तो इनका सेकेंड लेवल होता है, उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका थर्ड लेवल होता है। और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल जैसे ओलंपियंस की ट्रेनिंग होती है बाहर भेजने से पहले, वैसे ही बाकायदा आपको दिल्ली बुलाया जाता है। वहाँ आपको बड़े बड़े प्रोफेसर्स के अंदर 1 महीना या 2 महीना ट्रेन किया जाता है, और फिर आपको गवर्नमेंट भेजती है। और आप यकीन कीजिए, ये बहुत अफसोस है कि हम लोग पढ़ाई को इस तरीके से प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह ओलंपिक्स को अगर कभी देखा है किसी मैच को, हर राउंड के बाद विनर अनाउंस होता है, आप अपने मुल्क का झंडा पहन के आपको मेडल पहनाया जाता है और आपका नेशनल एंथम प्ले होता है। एग्जैक्टली यही चीज होती है, और उसी लेवल का मुश्किल भी कहते हैं। हम सिर्फ मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, एक बार एलाबोरेट कर देते हैं इसके प्रोसीजर को। पहला राउंड पूरे देश में एक पेपर होता है, क्लास 9, 10, 11, 12। हैरानी की बात यह है, चारों क्लास का पेपर सेम होता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि IQ जब अप्लाई करने की बात आती है तो सिलेबस का कोई रोल नहीं होता इसमें। और जब, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट मैथ्स के साथ रहा है, हम ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे लोग कॉलेज में एडिशन सब्ट्रैक्शन पे रिसर्च करते हैं। तो आप यकीन जानिए, आप जो भी जानते हैं या हम जो भी जानते हैं या कितना भी पढ़ के जो भी जान जाएंगे वो कुछ भी नहीं होता है उसके मुकाबले में जो बाकी रह जाता है। अगर आपको वाकई इंटरेस्ट आता है तो आप IOQM दीजिए। IOQM गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें जब आप रजिस्टर करेंगे एक पेपर होगा। उस पेपर को जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके लिए हर स्टेट से कोटा होता है। बिहार से 30 लोग सिलेक्ट होते हैं उस राउंड के बाद। अगला राउंड RMO होता है, वो भी आप लिख देंगे। रीजनल मैथ्स ओलंपियाड के डिफिकल्टी को हम सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 6 सवाल 3 घंटा, उसमें पूरे बिहार से 6 लोग सेलेक्ट होते हैं। वो लोग INMO लिखते हैं। INMO में कोई स्टेट कैटेगरी नहीं है, पूरे इंडिया से 6 लोग सेलेक्ट होता है। INMO में 4 सवाल 4.5 घंटा सॉल्व करने के लिए। तो ये बताने का सिर्फ मकसद यही था कि आपको एक बार अंदाजा लग जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं और जिस पढ़ाई की वैल्यू है उसमें कितना ज्यादा फर्क है। स्कूल से पास आउट हो जाओ करके आपका क्या बनेगा, आप बस इस बात से समझिए कि 150 करोड़ की आबादी में आज के जमाने में हर कोई ही मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कर ले रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर आप आज से अपना रास्ता बदलते नहीं है, कुछ ऊंचा करने की कोशिश नहीं करते हैं और ऐसा कुछ सोचते नहीं, तो आप किस भीड़ में आपका इख्तिमाम होगा, आप कहाँ पहुंचेगा, फिर आपका वहां क्या बनेगा अगर आप आज शुरू नहीं करते। ये सब जनरल बात से हटके आप जो अक्सर लोग जो जानते होंगे JEE और NEET, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमको JEE दिया है, मेंस और एडवांस, और जो सबसे बड़ा शॉक मेरे लिए भी था वो ये था कि इतना एक्सपोजर होने के बावजूद जब आप 10th से 11th में क्रॉस करेंगे
तो जो आपका अमाउंट ऑफ सिलेबस एक्सपैंड करता है वो आपका बिल्कुल आपकी सोच से परे होता है। आप ऐसा समझिए कि आप 9वीं और 10वीं क्लास में मिलाकर जितनी फिजिक्स पढ़ते हैं उतनी आपको 11वीं क्लास के पहले एक चैप्टर में पढ़नी होगी। तो ये सिलेबस इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आप 9th 10th से शुरू ना करें और सीधे 11th में हाथ डालें तो मुमकिन है, पर इतना मुश्किल है कि अक्सर लोग हार मान जाते हैं। और इसी यही वजह है कि 15 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं उनमें से क्यों 0 मार्क्स भी आधे लोगों का नहीं आता है। और ये रियलिटी है, अगर आप पूरा पेपर खाली छोड़ दें तो आपका रैंक 7-8 लाख बन जाएगा। आप 7-8 लाख लोगों से खाली पेपर जमा करके आगे निकल जाते हैं। तो जेई अगर जो लोग पहले बार जान लें कि जेई को इतने दिमाग में कितने लोग एम कर रहे हैं, क्योंकि 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, कौन करता है? तो जेई को अगर जो भी एम कर रहा है तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि अपने फाउंडेशन को मजबूत रखो। जो भी पढ़ते हो उसमें बेहतर मटेरियल, जैसे एनसीईआरटी का लिमिटेड ना रहो, एनसीईआरटी से शुरू जरूर करो लेकिन कोई अच्छी किताब से पढ़ो, पियर्सन से पढ़ो या कम से कम भी तो आर डी शर्मा से पढ़ो अगर जेई सोचते हो तो। और जब भी जेई शुरू करेंगे आप तो प्रोग्राम के एंड में हम एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बता देंगे नोट करने के लिए। आउटरीच प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें ताकि आप बाद में जब दोबारा आपने किसी इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुंच के वापस से इस स्टेज के जरिए कुछ हासिल करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सीआईएस को और वहां से आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नीट के ऊपर अगर डिस्कस करें तो नीट का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई वाज इन रहमानी 30 और मेरे साथ वहाँ नीट के भी बच्चे थे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं। तो नीट के बारे में हम अपनी समझ से जो बता सकते हैं आप लोगों को वो यही है कि आप जब भी नीट की तैयारी शुरू कीजिएगा तो ये याद रखिएगा कि सफर लंबा होगा और बहुत बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल इन द सेंस कि इसमें कुछ बहुत मुश्किल पूछा नहीं जाता। जो जिस क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर रहे थे उसमें एक बेसिक लेवल, एक एसएफ ओलंपियाड का लेवल काफी होगा, लेकिन आपका सिलेबस इतना बड़ा होगा, आपसे सवाल इतने ज्यादा पूछे जाएंगे कि आप वक्त नहीं मैनेज कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि 25 लाख लोग अगर फॉर्म करते हैं, नीट का फॉर्म पिछली बार 25 लाख लोगों ने भरा और उसमें से 50,000 लोगों को सीट मिली, उसमें भी 50,000 लोग 720 नंबर के एग्जाम में 630 या उससे ज्यादा नंबर ला पाए। तो आप सोचिए कि आखिर जो लोग ना ला पाए, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं या वो 2 साल में पढ़े भी नहीं, बहुत पढ़ के भी लोग नाकामयाब हो जाते हैं। और वजह यही होती है कि या तो कोई सही गाइडेंस नहीं दे पाता, और अगर कई बार सही बात लोग बताते नहीं है तो वो वक्त रहते लोगों को समझ नहीं आता है। अब जेई और नीट दोनों के लिए कुछ कॉमन बात है। कोचिंग्स सब लोग जानते होंगे, फिटजी आकाश फिजिक्स वाला, और सैड रियलिटी है कि बिना किसी कोचिंग सपोर्ट के इन एग्जाम्स को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अगर कोई कोचिंग्स में जा रहा है और आप नहीं जा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज तो है। अब चूंकि ये प्रॉब्लम हमारी बनाई हुई नहीं है, तो अगर हमें इसको फेस करना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो बेहतर है कि हम तैयारी के साथ फेस करें। जितने भी कोचिंग्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि सबका स्कॉलरशिप एग्जाम्स होता है। आप लोग 9th 10th में हैं, अगेन मेरा एक सजेशन है, आप लोग अपने पसंद का इंस्टीट्यूट पूछ के अपने सीनियर से या हम ही लोगों से, नीट के कुछ लोगों को अगर आपकी बात में से ख्वाहिश रहती है तो हम ऑनलाइन तौर पर नीट के भी कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं जो आपको बता सकें। तो एक इंस्टीट्यूट को टारगेट कीजिए और उसके एग्जाम पैटर्न को समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप आकाश का एडमिशन ले लगा तो आप आकाश के कुछ पेपर्स को डाउनलोड कीजिए, उसके एग्जाम पैटर्न को समझिए और पहले उसके लिए पढ़िए। 6 महीना 1 साल की तैयारी के बाद आपका जो सबसे बड़ा हैंडीकैप है, क्योंकि हमने से अक्सर इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो अक्सर होते हैं उनमें एडमिशन लेने का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स को अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स में से एक बड़ा पोर्शन निकाल के जमा करना होगा। तो बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स का कुछ पैसा बचा सकें
जबकि फिर आपको ही आगे कॉलेज में काम आएगा, क्योंकि कॉलेज भी बहुत महंगी जगह है। इसके लिए आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स की तैयारी शुरू कीजिए अभी से, और जो हम शुरुआत में बात कर रहे हैं तो ओलंपियाड वगैरह की, इनडायरेक्टली वो सब आपको इसमें हेल्प करता है। क्योंकि एग्जाम्स को जब आप देखेंगे तो ये आपके स्कूल एग्जाम से अलग होते हैं। आपके जितने भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, अगर आप जैसे आप लोगों में से कोई है जो ऐसे कोई एग्जाम्स को देता हो या दे चुका हो, ठीक है, क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? जब मैं उस एग्जाम को देने गया था तो मतलब पहला टाइम था, तो उस समय बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रहा था। नर्वसनेस के अलावा जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास आया तो तुम स्कूल में भी एग्जाम्स देते हो, बिल्कुल फ्रैंकली बताओ कि तुमको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? स्कूल के एग्जाम में 3 घंटे में सारा क्वेश्चन बन जाता है, क्या वहाँ सारा क्वेश्चन बन पाता है? वहाँ टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा, टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा था, टाइम मैनेज करने में दिक्कत है। स्कूल के एग्जाम में अगर तुम सिलेबस देख करके जाते हो तो कोई सवाल देख के ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया। वहाँ ऐसा एग्जाम पेपर में कोई सवाल था जो देख के लगा कि ये कहाँ से आ गया? कितना ऐसा सवाल था? 6-7 कितने सवाल हो? अच्छे से याद कौन सा है स्कूल? ठीक है। तो आप अपने एक कलीग से सुन लिया कि दो बहुत मेजर कॉन्स्टेंट आप फेस करते हैं। पहला ये, आपको आदत होती है कि आपको लगता है आप वक्त में सब सॉल्व कर लेंगे, वहां नहीं होगा। आपको आदत होती है कि सवाल या तो आपको थोड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, पूरा आएगा, वहां कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको कुछ नहीं आएगा, और यकीन करने कुछ ऐसे एग्जाम है जो आपके टीचर तक को परेशान कर देगा। तो ऐसे एग्जाम्स को टैकल अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए हट के थोड़ी अलग तैयारी तो करनी पड़ेगी। 25 लाख लोगों में अगर आपको हट के खड़ा होना है तो उन लोगों से कुछ हट के मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके लिए रिसोर्सेज जमा कीजिए, आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है, उनसे आप तैयारी शुरू कीजिए। इन स्कॉलरशिप एग्जाम्स को अगर आप एक बार निकाल लेते हैं और अगर आप इन कोचिंग सेंटर्स में एक बार पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपके लिए रास्ता बहुत तय हो जाएगा। आपको उसके आगे की अक्सर गाइडेंस वहां हासिल हो जाएगी, और फिर आपका ये जो जेई और नीट का सपना है एक स्टैंडर्ड रास्ते पे आ जाता है। और उसके बाद एक आखिरी फैक्टर डिपेंड करेगा, वो होगा बस आपकी मेहनत। उस जगह पे पहुंचने के बाद अगर आप ठीक ठाक मेहनत कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इससे पहले क्या थे, आप कर सकते हैं। अब ये जेई और नीट के अलावा वादा था कि हम कुछ और करियर ऑप्शंस की भी बात करें। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो जेई और नीट के बारे में जानते नहीं थे, और अगर जानते भी थे तो उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, उनको इंजीनियर या डॉक्टर होने में बहुत खास इंटरेस्ट है। क्या ऐसा कोई शख्स हमको ये बताना चाहता है कि उसको कोई और चीज में इंटरेस्ट है, या बस अभी तक किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज हमको ये भी समझ में आती है, जब हम इन्फैंट में पढ़ते थे तो या हम जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, अब तक जितना ज्यादा लेवल बढ़ता है लोगों का, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो उतनी आसानी से सवाल कर पाते हैं। ये थोड़ी बुरी बात है कि आप हाथ उठाने में भी नहीं चले, वो भी ऐसे सवाल करके आप में से कोई ओलंपिक के बारे में नहीं जानते, मानने वाली बात नहीं है। प्लीज थोड़ा और इंटरैक्टिव करिए, ये सेशन बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गया है, मैं इरादा नहीं था मेरा, बिल्कुल एक स्पीसी बन जाए। अगर कोई इंसान साइंस बैकग्राउंड में या मैथ्स बैकग्राउंड में इंटरेस्ट रखता है लेकिन उसको इंजीनियरिंग नहीं करना, वो थक चुका है, वो देख चुका है कि भाई आप इंजीनियर बनते हैं, आप जॉब लेते हैं, आप फिर आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं करना उसको नहीं पसंद है, तो आखिर वो क्या कर सकता है? आइजर का कोई नाम नहीं जानता होगा, नाइजर का भी नहीं जानता होगा, CMI, ISI और फिर IISc, ये सारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। आप में से अक्सर लोग IITs का नाम जानते हो, लेकिन इन जितने भी इंस्टीट्यूट्स का नाम अभी जिक्र किया, इन सबकी वैल्यू इंटरनेशनली या तो IITs के बराबर है या उनसे ज्यादा है। लेकिन आप इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम्स कमर्शियलाइज नहीं है। ये जितने भी कॉलेजेस हैं, नॉट एग्जाम सॉरी, आइजर है, ISI है, CMI है,
थोड़ा बताते चलते हैं इनके बारे में। आइजर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये मोहाली में, पुणे में, नागपुर में मेरे ख्याल में इसका 3 कैंपस है। यहाँ रिसर्च होता है बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे और फिर पीएचडी लेवल से भी, फिर उसके बाद पोस्ट डॉक। CMI इज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। इंडिया में मैथमेटिकल रिसर्च जितना भी होता है वो सब यहीं से होता है। ISI इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आपने सबसे लोग हर साल मैथ्स की बुक में एक आखिरी चैप्टर पढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग। उसमें ग्राफ्स के बारे में पढ़ाया जाता है, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स। तो आगे जाके इस सब्जेक्ट को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और ये सब्जेक्ट बहुत ही नाजुक, इम्पोर्टेंट, AI से आजाद और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मसला यही है कि इस सब्जेक्ट में स्कोप लिमिटेड है और मुश्किल है। लेकिन जिसको पसंद आता है उसके लिए लॉटरी है कि ISI इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने फील्ड में एशिया में सबसे बेस्ट है और दुनिया में एक्चुअल में सेकंड बेस्ट है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का शौक है और आप ISI जाना चाहते हैं तो ISI एक एंट्रेंस एग्जाम देता है, ISI B-STAT करके। आप उसको जब देंगे 12th के बाद तो आपका वहाँ एडमिशन होता है। आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं, बैचलर्स, फिर 2 साल का मास्टर्स, और आपको हैरानी होगी कि वो एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से 90% लोग अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन पे या कई बार बाहर से रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं और उन सबको ले जाते हैं। IITs में आप सुनते होंगे 2 करोड़ का पैकेज लगेगा, लंदन में जॉब लग गई। हकीकत ये है कि 1200 लोगों के कैंपस में, इवन IIT दिल्ली की अगर हम बात करें, 4 से 5 लोग होते हैं। ISI कोलकाता में बैचलर्स का बैच सिर्फ 60 लोगों का होता है। उनमें से 45, 50, 55 तक USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चले जाते हैं। लेकिन अगेन आपको रास्ता शुरुआत नहीं बता चुके। आप ये सोचिए कि IITs में हजारों सीट्स हैं, लगभग 18,000 सीट। ISI कोलकाता में सिर्फ 60 सीट, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको जो चीज अलग करती है वो यही ओलंपियाड्स होंगे जिनका जिक्र हमने शुरू में किया। वहां वही लोग जाते हैं जो अक्सर इन ओलंपियाड्स से बहुत आगे तक एक्सेल कर चुके हैं। हम आपको ये जितनी भी बातें बता रहे हैं, आप जब आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये सब आम तौर पे लोग जानते हैं, पर कैसे सर्कल है। ऐसे लोगों का सर्कल होता है असल में जब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपना लेवल। जब आपको ओलंपियाड देंगे और वहां बैठेंगे अपने कुछ नए दोस्तों के साथ, तो आपको वहां नई बातें पता चलती हैं। जब आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देंगे कोई एक का, तो आपको 4 और के बारे में पता चलेगा। शुरुआत करना जरूरी है, इसलिए हम अभी यही कहेंगे कि हमने यहाँ बहुत आगे तक की बात कर दी आपसे। आपने से अक्सर लोग 9, 10, 11, 12 में 11 तक, उसमें भी अफसोस इस बात पे है कि आपने से ज्यादातर कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर सके। लेकिन फिर भी हम ये आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि आप अभी जिस भी लेवल पे हैं, अगर आप उस लेवल पे अपने मोहल्ले ही में कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है, पार्टिसिपेट कीजिए, जीत के देखिए, एक बार कोशिश कीजिए। बहुत चीज का शौक लग जाता है, पबजी खेलते हैं बहुत सारे लोग, उसमें जीतने का शौक लग जाता है। तो आखिर एक बार महसूस करके देखिए कि जब आप 100 लोगों के बीच बैठिएगा, एक एग्जाम दीजिएगा, आप उन सब में सबसे बेहतरीन कर पाइएगा, सबसे आगे आइएगा, सब लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, बहुत मजा आता है। और एक बार आपको उस चीज की आदत लग जाएगी ना, तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा सेकेंड आने में, और वही आपका सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा आपको आगे ले जाने का। लेकिन उसके लिए आपको शुरू करना होगा। अक्सर यहाँ पे जो लोग हैं, हम में से 99% लोग कभी शुरू ही नहीं करते हैं और उनकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ की सबसे खास बात ये नहीं है कि आप यहाँ सीख सकते हैं, आप हर उम्र में सीख सकते हैं, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। इस लाइफ की सबसे खास बात यह है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, जहाँ पे आप एक ऐसे शख्स से भी कम्पीट कर सकते हैं जो आप सोसाइटी में आपसे 10 गुना ऊंचे लेवल पे बैठा हो। आप उसके साथ भी फेयर एंड स्क्वायर कंपटीशन में बैठ सकते हैं। आप अपने गार्जियन से बात कीजिएगा, एक एज पे पहुंचने के बाद पॉसिबल नहीं होता है। आप कितना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में ग्रेजुअली अपने से आसपास वाले को भी टक्कर दे सकते हैं, वही एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन आप आज जहां बैठे हुए हैं, यहाँ अगर आप मेहनत कर लीजिए तो आप बिल्कुल ऐसी छलांग लगा सकते हैं जिसमें जनरेशनल गैप्स फिल कर सकते हैं, कई पुश्तों को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा होगा जिसके खानदान प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
आप एक बहुत नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आप अकेले उसके पूरे खानदान से आगे निकल सकते हैं इसीलिए, लेकिन ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आप एक बार अपने स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल जाते हैं तो दुनिया आपको कभी भी एक फेयर चांस नहीं देगी उन लोगों से कम्पीट करने का। ये आपका पहला और आखिरी मौका होगा इस जिंदगी में कम्पीट करने का और अपना लेवल बदलने का। अगर आप उसी सोसाइटी में उसी लेवल पे जहाँ पैदा हुए हैं वहीं नहीं मरना चाहते हैं तो यकीन कीजिए आपका पहला और आखिरी मौका है। आप कभी बाहर नहीं निकल पाइएगा ऐसे एक बार आप स्टूडेंट लाइफ के बाहर चले गए, क्योंकि दुनिया फेयर नहीं है। आपके पास यही एक मौका होता है और आपको यहाँ भी चीटिंग शुरू हो गई है। आप देखते हैं, आपको क्या लगता है ये कौन लोग होते हैं जो पेपर लीक करवा देते हैं? 25 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदने का पैसा किसके पास होगा? तो सोचिए कि अगर वो लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो आपको लगता है कि अगर आप अभी ध्यान ना दें, मस्ती में अपना वक्त गुजार ले तो आप आगे वो लोग आपको कम्पीट करने देंगे, कभी बराबरी में खड़ा भी होने देंगे अपने साथ। यह आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, अभी से शुरू कीजिए। आपको इनमें से कोई बात ना समझ में आई, आपको अपना लग रहा है सिचुएशन की भाई हम तो कहीं है ही नहीं है, क्लास में भी हम लास्ट आता है। ऑनेस्टली आपको मेरे अंकल बताएंगे, मेरा ये मोटो नहीं था कि इस प्रोग्राम में आने वाला हर बच्चा समझदार हो, टॉपर हो। मेरे पास क्यूरियस लोग चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कर हर कोई सकता है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कर सकता है। तो आप जहां पे भी हैं वहां से आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है। आप क्लास में अच्छे नहीं है वहां बदलिए, आप वहां हैं ठीक ठाक तो आप लोकल ओलंपियाड लेवल्स पे जाने की कोशिश कीजिए। वहां भी आप हैं तो आप उससे ऊपर ओलंपियाड पे जाइए, आप स्कॉलरशिप की तैयारी कीजिए। और जब आपको ये सब करने में रास्ता नहीं समझ आता है आप अपने बड़ों को रीच कीजिए, वो आपको नहीं गाइड कर पाते हैं। आपको पता है यहाँ ऑनलाइन में CIS है, आप CIS को कॉन्टैक्ट कीजिए और उनके जरिए जब आपकी एक मान लीजिए 4-5 लोगों का इकट्ठा हो जाता है सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम, हम बैठ जाएंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम आपको बाकायदा रजिस्टर भी करवाएंगे स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए। अगर आप अपने तरफ से पहल करने के लिए तैयार हैं तो उस पहल में हम आपको हर हाल में जो हमसे बन सकता है वो साथ देने के लिए हम तैयार हैं। इसमें सच पूछा जाए तो और भी बहुत सारी चीजें थी जो हम डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन मेरा इरादा ऐसा बना कि हम इसको मोटिवेशनल स्पीच की तरफ मोड़ दिया क्योंकि हमको फायदा ही नहीं नजर आ रहा था। हम स्टेम टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और हम थोड़ा बहुत बात करते हैं अब्रॉड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, पर नहीं है वो स्कोप नहीं है और वक्त भी नहीं है क्योंकि हम उसको खर्च कर दिया गया। लेकिन आप ये जानिए कि आज आप जितना जान लिया है अगर आप वहां से शुरू करते हैं ना तो ऐसा प्रोग्राम बार बार ऑर्गेनाइज हो सकता है। आउटरीच का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और एक मेरे पास लोग आ गए हम उनको स्पीच दिया और चले गए। आउटरीच का मतलब होता है कि हम हाथ बढ़ाया, आउटरीच किया आपकी तरफ और आप लब्बैक कहा, आप जुड़ना चाहा। हम चाहते ही हैं कि आज के इस सेशन में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कल को जब उनको कोई प्रॉब्लम आए तो CIS को अप्रोच करें और CIS उनकी इस मामले में जिस हद तक भी हो सके मदद करेगा। यही आज के प्रोग्राम का मेन मकसद है, ताकि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म दिखाया जा सके, आपको एक रास्ता दिखाया जा सके, आपको बताया जा सके कि आप बच्चे नहीं हैं। समझ रहे हैं? 9th में आप बच्चे नहीं हैं। अपनी बात को यहीं पे मुकम्मल करते हुए हम आप सबसे सवाल इनवाइट करते हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चंस अगर पूछना चाहें किसी भी चीज के मुताबिक। ऑनलाइन ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप चैट GPT के बारे में सब लोग जानता है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि इसका इस्तेमाल कीजिए। आप जब चैट GPT अभी हम एक कॉमन ही रास्ता बताता है, चैट GPT पे जाइएगा और यही सवाल उससे पूछिए कि आई एम क्लास 9 स्टूडेंट, दिस इज माय लेवल इन दिस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे ओलंपियाड सजेस्ट करो। वो आपको ओलंपियाड सजेस्ट करेगा। आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, आप लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, फीस पे कीजिए और एग्जाम दीजिए। सिंपल। बहुत सारे ओलंपियाड्स, अफसोस है कि बहुत सारे ओलंपियाड्स जो है स्कूल के थ्रू ही रजिस्टर हो सकते हैं। तो पहली तो कोशिश यही है कि आप अपने स्कूल के मैनेजमेंट से एक बार जाके पूछिए कि सर SOF क्या होता है, क्या है।
नहीं होता तो आप एसओएस के रीजनल कोऑर्डिनेटर से बात करके हमारे एसओएस ऑर्गेनाइज करा सकते हैं इस तरीके से। और बाकी अक्सर अलग गाइड्स के बारे में हम इतना बता सकते हैं कि ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं इंडिविजुअली, आप बस अपना डिटेल्स डालिए, फीडबैक कीजिए, आपको एग्जाम डेट, सिलेबस, मटेरियल सब दिख जाएगा, आप प्रोसीड कर सकते हैं। के बाद नॉन अटेंडिंग का क्या कैसा है? बच्चे स्कूल छोड़ के नॉन अटेंडिंग होना चाहते हैं तो क्या ये फेडरल है इसमें कॉम्पिटिशंस के उसमें देखिए जो मेन मसला मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो आया वो यही है कि अक्सर स्कूल्स जो हैं वो इन कॉम्पिटिशन्स को वैल्यू नहीं करते हैं और अक्सर कोचिंग्स जो हैं वो स्कूल के एजुकेशन को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। एक दरअसल होती है जिसमें बच्चे को अक्सर चुनना पड़ता है और यही वजह है कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाते हैं वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं। पटना में अगर आप पर्सनली हमसे पूछें तो हम सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल जानते हैं जहाँ लोग स्कूल अटेंड करते हुए जेईई और नीट बहुत अच्छे से निकालता है, वो सेंट माइकल्स। वहाँ एडमिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है लोगों का और यही प्रॉब्लम है कि लोग बिना अटेंडिंग की तरफ चले जाते हैं क्योंकि आखिर इंग्लिश की क्लासेस कौन अटेंड करना चाहेगा अगर उसको मालूम है कि उसकी जिंदगी का दारोमदार जेईई पे है, फिलहाल वो चुन चुका है स्ट्रीम को, उसको इंग्लिश में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए या 90 नंबर भी चाहिए तो उसको 10 दिन पढ़ के आ जाएगा एग्जाम से, ये उसको पता है। तो आखिर क्यों हफ्ते 3 दिन जाएगा, उसको 3 घंटे देगा इंग्लिश को या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मजबूरी बन चुकी है यहाँ कि आपको स्कूल छोड़ना ही पड़ता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है अभी के लिए कि अगर आप जेईई या नीट टारगेट कर रहे हैं, इन दोनों में खास करके आप स्कूल नॉन अटेंडिंग ही करें तो बेहतर है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी टारगेट है तो आप स्कूल के साथ मैनेज कर सकते हैं, उसमें कंपटीशन इस तरीके का नहीं है, लेकिन इन दोनों के लिए नॉन अटेंडिंग इससे बेहतर है। और ये जो इस तरह का सिस्टम जो है सुपर 30 एमआई 30 तो ये क्या बाकी कारगर रहता है? देखिए हम खुद रहमानी 30 के स्टूडेंट हैं तो हम ये बता सकते हैं रहमानी 30 के बारे में कि अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस नहीं है तो आप डेफिनेटली रहमानी 30 जाइए। लेकिन अगर आपके घर के नजदीक कोई अच्छी कोचिंग है, आपके घर में पढ़ने का ठीक ठाक सा माहौल है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर में ही रह के पढ़ें। रहमानी 30 का हम पर्सनली बता पाए, सुपर 30 मेरे हिसाब से मोर लेस अपडेट हो चुका है, वहाँ फीस भी बहुत ज्यादा रहते हैं लोग और रिजल्ट भी कुछ आ नहीं रहा। लेकिन रहमानी 30 का जो सीन है वहाँ भी ऑलमोस्ट वही हाल है। फाउंडर जब हजरत वली रहमानी साहब का इंतकाल हुआ 2020 में, उसके बाद से इंस्टीट्यूशन मोर लेस अजीब से फेज से गुजर रहा है क्योंकि वो लोग एक्सपैंड बहुत तेजी में कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए सेंटर्स खोल रहे हैं, लेकिन उनके एक्जिस्टिंग सेंटर्स को जो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे। मेरे अपने पर्सनल लाइफ 2 साल के दौरान मेरे केमिस्ट्री के टीचर्स इतनी बार चेंज हुए कि मतलब बता नहीं सकते हैं, बहुत बार, जिससे बहुत सिलेबस डिस्टर्ब हो रहा है। फिजिक्स के टीचर बीच में छोड़ के चले गए, उनको बहुत मशक्कत से बाद में बुलाया गया, बीच का गैप हो गया। डिसिप्लिनरी इशू बाहर से ऐसा दिखाया जाता है कि मोबाइल छीन लिया गया है, सब लोग एक जगह बंद होकर रहते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत जो हम देख के आए वो यही है कि अगर आप एक नॉर्मल सी फैमिली है करें तो आपका बच्चा आपके घर में ज्यादा सेफ और डिसिप्लिन्ड है कंपेयर टू हॉस्टल। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप तभी देखिए जब आपको लग रहा है कि घर में नहीं समझ रहा है। अगर आप घर में उसको पर्सनली गाइड कर सकते हैं, आपको अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल है, आप आपकी बात सुनता है, तो आप बहुत बेहतर ऑप्शन क्या करेंगे। I am from my question is कि IIT JEE के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस तो है लोगों के पास, लेकिन वो सोचते हैं कि अच्छा पैकेज इसमें मिलेगा तो लोग इसमें जाते हैं। नहीं, देखिए आप इस बात को बहुत एकदम क्लियरली क्लैरिफाई कर देते हैं। पहली चीज तो ये कि IIT में अच्छा पैकेज नहीं लगता है, अच्छी पैसा लगता है। जो लोग अच्छे से जाके वहाँ पढ़ते हैं उनका अच्छा पैकेज लगता है। सेम चीज NITs के लिए भी है, ट्रिपल IITs के लिए भी है और बाकी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए भी है। और आपस से और चंडीगढ़ से भी 2 करोड़ का पैकेज लगा है। मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब तरफ नहीं जाते हैं और वो जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। वो एक बहुत पर्सनल चॉइस है और मेरा ऐसा लगता है कि अगर आप अभी 9th में हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के बीच का जो स्ट्रगल है वो अभी आप भी उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं और उन नुआंसेस को इवन हम इस वक्त उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है सिक्योरिटी का। अगर आपके पास जॉब है तो आपको पता है कि कल को आप जॉबलेस हो सकते हैं एट मैक्स। अगर आप आज एंटरप्रेन्योर हैं तो आप कल बैंकरप्ट हो सकते हैं, आपके पीछे केस हो जाएगा या फिर आप कंप्लीटली फेल कर सकते हैं
आप आज आसमान का कल जमीन पे हो सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग आइडिया होना चाहिए, उसमें कन्विक्शन होना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, ऑप्शन सबके पास होता है। सच है उनके पास थोड़ा ज्यादा होता है, पर रियलिटी ये भी है कि आपको मानना पड़ेगा कि वो लोग आपसे थोड़े ज्यादा समझदार भी होते हैं, तभी वहां पहुंच पाए। आपसे ज्यादा मेहनती भी है तभी वहां पहुंच पाए। इसलिए जब वो मौके उन्हें दिए जाते हैं तो उन मौकों का भी बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। और यही वजह है कि ऐसा नजर आता है कि आईआईटीज से ज्यादा कंपनीज निकलती हैं, आईआईटी से बेहतर जॉब करते हैं। रियलिटी है कि आईआईटी को आईआईटी बनाने वाले लोग वो बच्चे हैं जो वहां पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों को अपनी और कॉलेज में डाल देते हैं, वो वहां की कार कलेक्ट कर देंगे। तो बहुत हद तक आपके डिपेंड है। और मैं ये भी पूछ रहा था कि जैसे आईआईटीज में तो सीट बहुत लिमिटेड है, स्टूडेंट्स बहुत होना मुश्किल होता है। एब्रॉड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और उससे अच्छे कॉलेज भी इंडियन इंटरनेशनल रैंकिंग आईआईटी की 161 या 2 है आईआईटी बोर्ड, उससे अच्छे कॉलेज तो इंडिया में है अवेलेबल, वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज है और उसके बारे में आप डिटेल्स प्लीज करें। अगर हम बात बेसिक लेवल पे डील करें तो जो इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है, पहली बात तो ये कि वो इंडिया के अगेंस्ट रिग्ड और बायस है। अगर आप उन रैंकिंग सिस्टम्स को स्टडी करेंगे तो उनमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये भी आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करता है। अब आईआईटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आईआईटीज का सीधा कहना होता है कि भाई आप जेईई एडवांस दीजिए, हम आपको एडमिशन दे देंगे। आप फॉर्मल एक स्टेप को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे अपने बच्चों के साथ इंजस्टिस हो जाएगा। अब वो निकाल ही नहीं पाते तो उसमें हमारी क्या करती है? बाय रिकॉर्ड अगर एमआईटी बेहतर है तो फिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आपको आईआईटी से लेना पड़ता है? तो ये बात हम नहीं मानते हैं कि बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस आईआईटी के मुकाबले कोई बहुत बेहतर है। वहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, आई एडमिट, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ से जो कर सकते हैं वो आप वहाँ मतलब वहाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो यहाँ से आप नहीं कर सकते। और दूसरा है कि आप वहाँ जा कैसे सकते हैं, उसके लिए आपको एसएटी का तैयारी करना होता है, सैट एग्जाम होता है 1600 मार्क्स का, आपको आईएल्टीएस देना होता है जिसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपको 8 पॉइंट या उससे ऊपर चाहिए। और सिमिलरली कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा वीजा रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपको किसी काउंसलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपना एसे तैयार करना होगा, मेल करना होगा। तो अगर आपको आईआईटी में मुश्किल लगता है, आपको कह देता है कि भाई सैट तो आसान है, तो वो एग्जाम आसान है लेकिन उसका प्रोसीजर है वो आपके लिए उतना फेवरेबल और आसान नहीं है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप ध्यान उस तरफ जरूर दीजिए, लेकिन आपके लिए वो आसान एक ही रूप से है, इंटरनेशनल लेवल ओलंपियाड। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाहर गए हैं तो वो इसी रास्ते से गए हैं, वो बड़े बड़े ओलंपियाड के थ्रू पहले यहाँ से बैंगलोर पहुंचे, फिर वो वहां से कोई इटली गया, कोई जर्मनी गया, तो वहां से फिर आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो आपके लिए जाना था डायरेक्ट आपको फिर वापस। तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहा यासीन, बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस सबने प्रिंसिपल किया। यहाँ पे इतनी डीप नॉलेज वाली बातें शायद इस एरिया में मैंने कभी न सुनी थी। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी से की बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, आप लोगों के खिदमत में फिर एक बार हाजिर होंगे। इस तरह के और टॉपिक लेकर के जैसे आप सब फैजाब हो सके, सब लोग इससे फायदा उठाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।